आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में फिर से हम कुछ अपने यूट्यूब के इंपॉर्टेंट कमेंट्स को देखेंगे। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा एक नीट यूजी गुरु के नाम से एक फेसबुक ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज ऑफ बायोलॉजी। तो पहला क्वेश्चन है, सर क्या सिर्फ एमबीबीएस करने के बाद इजीली गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है? देखिए, एमबीबीएस करने के बाद अभी तक गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस एक आएगी कि हो सकता है आपको मन चाहे प्लेस पे ना मिले। और खास तौर से जो मेट्रोज के पास की जो जगह होती है, जैसे दिल्ली एनसीआर के पास की जगह हो गई, वहां लेना वहां थोड़ा टफ हो जाता है। बट अगर आप प्लेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आपको प्लेस से कोई इश्यू नहीं है, तो एमबीबीएस के बाद जॉब ज्वाइन करने में इतनी दिक्कत अभी तक तो नहीं है। इन विच फील्ड मोर मनी, एमडी और एमएस? देखिए, सबसे पहली बात, एमडी हो चाहे एमएस हो, जब हम सोसाइटी में देखते हैं, या मैं जितने डॉक्टर्स को जानता हूँ, तो वही डॉक्टर ज्यादा अर्न कर रहे हैं जिनकी नॉलेज बहुत अच्छी है और जिनको अपने जो काम में महारत हासिल है। अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो इसलिए काम तो आपको अच्छा करना ही होगा, तभी आप पैसा कमाएंगे। और एक बात बता दूं, जितने भी डॉक्टर आज की तारीख में बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, जब मैं उनसे मिलता हूं तो वो बोलते हैं, मैंने काफी डॉक्टर से पूछा कि सर आपको लगता था आप कभी इतना पैसा कमा पाएंगे? वो लोग बोलते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में कोई इतना पैसा कमाएंगे। वो बस अपने काम को एंजॉय करते गए, और कब उनकी जो इनकम बढ़ती गई उनको पता ही नहीं लगा। तो कभी भी ना जो मेडिकल जो फील्ड होता है उसमें कभी भी ना पैसे को लेके मत आओ। मनी दिमाग में सोच के आओगे तो फिर ठीक नहीं हो पाएगा। आपको अगर इंटरेस्ट है मेडिकल साइंस में, तभी आप मेडिकल साइंस में आओ, और फिर देखना, फिर आप जरूर अच्छा करोगे। क्योंकि फिर पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं। अगर आप अच्छे हो तो इवन मेडिकल को छोड़ो, आप किसी भी और फील्ड में चले जाओ, चाहे आप आईटी हो, इंजीनियरिंग हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई भी फील्ड, अगर उसमें आपको अच्छे से काम आता है तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं बिहार से हूँ। मैंने 2020 में बिहार बोर्ड से 12th मैथमेटिक्स से किया, और साइड से बायोलॉजी नहीं था। मैं नीट का एग्जाम देना चाहता हूँ, तो फिर 12th में बायोलॉजी लेकर कैसे करें? देखिए, इनका बोलना है कि इन्होंने 12th पास कर ली है 2020 में ही, तो लगभग इनको 3 साल हो चुके हैं 12th पास किए हुए, तो 3 साल तो ऑलरेडी निकल चुके हैं। अब ये चाहते हैं कि नीट के लिए प्रिपेयर करें। तो नीट में क्या है कि आपको बायोलॉजी होनी चाहिए, और बायोलॉजी भी वो भी रेगुलर से। ऐसा नहीं कि वो आप जो दूसरे तरीके से कर लेते हैं, जिसमें क्लास नहीं जाते हैं, है ना, ओपन से जो कर लेते हैं, वो नहीं। इसमें रेगुलर आपको बायोलॉजी से 11 12 करनी पड़ेगी, तो 2 साल फिर से लग जाएंगे इनको। तो इस तरीके से 5 साल हो जाएंगे। फिर नीट की तैयारी पता नहीं कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा, तो 5 साल ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप नीट के बारे में सोच रहे हैं तो आप अच्छे से एक बार फिर से सोचिए, आप अपने ही फील्ड में आगे बढ़िए। क्योंकि आपका एक एज फैक्टर भी सामने आ जाता है, ड्रॉप फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो हो सकता है डीमोरलाइज भी हो जाए इंसान। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा हो नहीं सकता। काफी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने मतलब काफी स्ट्रगल करके बाद में एमबीबीएस निकाला। बट उसमें उन उसकी विल पावर चाहिए होती है, कि अगर ये आपको डिसीजन खुद से ही लेना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, मैं क्या करूं, ये आपको खुद ही से सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर आपको दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। पर हाँ, जो प्रैक्टिकल चीज है वो मैं बता रहा हूँ कि जब 3 साल हो चुके हैं, तो मैथमेटिक्स में भी आप अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपने जो भी, आप चाहे इंजीनियरिंग की आपने भी, मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, तो बट आप कर सकते हैं उसमें भी अच्छा। सर एमबीबीएस या फिर पीजी के बाद जॉब ज्वाइन करने के लिए कोई एंट्रेंस देना होता है, या फिर यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है ओनली? देखिए, अगर आप एमबीबीएस आपने कर लिया या पीजी कर लिया, तो उसके बाद क्या होता है, जब जॉब ज्वाइन करने जाते हो तो दो तरह की चीजें होती हैं। कहीं पे तो केवल इंटरव्यू लिया जाता है, केवल वॉक इन इंटरव्यू होता है। आप जाओगे और आपसे वहाँ की जो फैकल्टी होंगी, जो डॉक्टर होंगे, उनसे वो ओरल इंटरव्यू लेंगे, आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे और आपकी पर्सनैलिटी को जज करेंगे। दूसरा होता है, कहीं कहीं पे एंट्रेंस होता है। ओके, जैसे कि आप सफदरजंग हॉस्पिटल में आएंगे तो वहां पे पहले आपका एमसीक्यू का टेस्ट लिया जाएगा, और उसके बाद फिर आपका एक इंटरव्यू भी होगा, दोनों चीज होंगी। फिर जैसे एम्स में होता है, एम्स में आपका जो एम्स के एग्जाम की जो मेरिट लिस्ट बनती है, उसी के आधार पर रैंक वाइज जेआरशिप दी जाती है। तो हर कॉलेज में अलग अलग है। कहीं पे रिटर्न विद इंटरव्यू है, कहीं पे क्या होता है कि रिटर्न एग्जाम होता है प्लस इंटरव्यू होता है, कहीं पे केवल इंटरव्यू होता है, कहीं पे केवल एमसीक्यू वाला टेस्ट होता है। तो ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आपको जेआरशिप ज्वाइन करनी है, तो वहां तो जनरली इंटरव्यू होता है बस। सर प्लीज बताएं कि राजस्थान में गवर्नमेंट डॉक्टर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, जहां तक मेरा आइडिया है कि राजस्थान में प्राइवेट प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, बट उसके आवर्स शायद शायद वो है, मतलब डिफाइन है कि 4 बजे के बाद करनी है दोपहर को,
या शाम को 5 बजे के बाद, मैं श्योर नहीं हूँ, बट उसके जो समय है ना वो निर्धारित किया जा चुका है, और वहाँ पे फी भी निर्धारित की जा चुकी है। शायद जो गवर्नमेंट डॉक्टर है वो 200 या 300 रुपये से ज्यादा नहीं ले सकता अगर वो बाहर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है तो ये जहां तक मैंने सुना है, बाकी एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, पर है शायद ऐसा ही। कैन एनीबडी ज्वाइन एमबीबीएस एट द एज ऑफ 40? व्हाट आर द स्कोप आफ्टर 5 years? देखिए, ज्वाइन करने की जहां तक बात है तो ज्वाइन तो शायद 1-2 साल पहले न्यूज आई थी, कोई 60 साल के पर्सन थे जो बैंक से रिटायर्ड थे जिन्होंने एमबीबीएस निकाला था, तो ज्वाइन तो, और उन्होंने ज्वाइन भी किया, तो ज्वाइन तो कभी भी कोई कर सकता है। बट इस तरीके की एज पे, 40 की एज पे आके एमबीबीएस ज्वाइन करना, ये थोड़ा सा मतलब सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि अब 40 की एज पे पहले तो आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, आप अभी तक क्या कर रहे थे, आपका फील्ड क्या है, कुछ तो आप कर रहे होंगे कि 40 साल तो काफी एज हो जाती है, 40 साल तक तो लोगों की शादी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, तो करने को कोई भी कभी भी कर सकता है। बट हाँ, इसमें इस तरीके के जो ऐसे जो डिसीजन होते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं लेते, कुछ गिने चुने लोग लेते हैं, वो लोग खुद बहुत पैशनेट होते हैं उस चीज को लेके। ओके, तो ये डिसीजन आपको खुद ही से लेना पड़ेगा। और जहां तक स्कोप की बात है तो स्कोप तो भाई, जिन्होंने 60 साल की एज में एमबीबीएस किया उन्होंने भी तो कुछ सोच के किया, उनको मन किया बस इन मेडिकल साइंस में आने का, जॉब उनको मिलेगी मिलेगी, ऐसा तो है नहीं मिलेगी नहीं, है ना, कुछ तो क्राइटेरिया उनके लिए बनाया ही जाएगा, है ना, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। और बट 40 साल की एज पे जो आपका जो ये डिसीजन है थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल तो लगता है। सर आफ्टर डीएम व्हाट नेक्स्ट? देखिए, डीएम करने के बाद, डीएम आप करते कब है, देखिए पहले तो आपने एमबीबीएस करी, एमबीबीएस करने के बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपने डीएम कर ली, तो इसके करने के बाद तो आपके पास दो ही ये रास्ते होते हैं, या तो आप अपनी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दो, और या फिर आप क्या कर दो, आप मेडिकल कॉलेज में आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लो। तो या तो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस या जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता है वो ज्वाइन कर लो, उसमें फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, फिर प्रोफेसर बनो, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनोगे, फिर प्रोफेसर बनोगे। तो इस पे तो मेरे काफी सारे वीडियोज हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो डीएम के बाद यही दो तरीके होते हैं, या तो प्राइवेट प्रैक्टिस या फिर मेडिकल कॉलेज। एमएस करने के वक्त कितना पैसा मिलता है, और एमएस करते वक्त भी हम लोग अलग से डॉक्टर वाली जॉब कर सकते हैं या नहीं एज एमबीबीएस डॉक्टर? तो इसका तो आंसर होगा कि देखिए, एमबीबीएस के अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब कि आप एमएस या एमडी कर रहे हैं, तो आपकी जो, मेरी बहुत सारी वीडियोज है इसके ऊपर, आप देख सकते हो, इनकी जो सैलरी होती है वेरी करती है, 40,000 से लेके 1,20,000 तक होती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, ठीक है। तो कहीं पे 40,000 है, कहीं पे 60,000 है, जैसे कि बिहार में 85,000 है, दिल्ली में 1,20,000 है, तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। बट ज्यादातर जब आप एमएस कर रहे होते हो, एमडी कर रहे होते हो, तो आप एमबीबीएस डॉक्टर की तरह प्राइवेट जॉब बाहर नहीं कर सकते हो, वो अलाउड नहीं होता है। कोई चोरी छुप के कर रहा है वो बात अलग है, बट ऐसे कर नहीं सकते हैं। सर एसआरशिप में क्या क्या करना पड़ता है, एसआरशिप में कितने आवर्स वर्क करना पड़ता है? देखिए, एसआरशिप जो होती है ना, एसआर एसआरशिप का अपना फिक्स है कि एसआरशिप जो होगी उसमें आपको 8 आवर्स इन अ डे के हिसाब से काम करना पड़ता है, मतलब कि 48 आवर्स इन अ वीक, एक हफ्ते में आपसे 48 घंटे से ज्यादा का काम नहीं लिया जा सकता। अब वो ड्यूटीज कैसे डिसाइड करते हैं वो तो डिपार्टमेंट का काम होता है, बट 8 से 9 घंटे का काम होता है। और एसआरशिप में क्या करना होता है, एसआरशिप में डिपेंड करता है किस फील्ड में, जैसे हम ऑर्थोपेडिक्स में हैं तो ऑर्थोपेडिक्स में हम लोग ओपीडी भी करते हैं, हम लोग सर्जरी भी करते हैं, दोनों काम। जो मेडिसिन में होते हैं वो लोग अपनी ओपीडी भी करेंगे, और जो वार्ड में जो पेशेंट है उसको भी ट्रीट करेंगे, तो यही मोटा मोटा काम होता है। सर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक पढ़ाई जाती हैं उसका रिव्यू करें? इस पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप मेरा एक प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे शायद एमबीबीएस कोर्स करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें अच्छे से बताया गया है कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी पढ़ाई की जाती है, कि उसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की बुक्स पढ़ी जाती हैं, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं, वहां मैंने डिटेल से सब समझा रखा है। सर माइल्ड कलर ब्लाइंडनेस अलाउड टू टेक सर्जिकल ब्रांचेस लाइक एमएस ऑर्थोपेडिक्स? आई डोंट फील एनी प्रॉब्लम विद माई डेली लाइफ बट फेल्ड इन इश्तिहार टेस्ट। देखिए, ये जो है ना आपको, एक मेरे ही आसाम मेडिकल कॉलेज में एक स्टूडेंट के साथ हुआ था जब वो एमबीबीएस ज्वाइन कर रहा था, तो वो भी शायद इश्तिहारा टेस्ट में फेल हो गया था, तो उसको उन्होंने एडमिशन से भी मना कर दिया था, फिर वो शायद दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं गया था, वहां से फिर उसको ऑर्डर मिल गया था, उसका एडमिशन हो गया था। बट एमएस ऑर्थोपेडिक्स ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये देखना पड़ेगा। तो इसके लिए, इसको आप पता करने के लिए जो आप किसी मेडिकल कॉलेज में जाके ना, वहाँ पे जो ऑप्थेल्मोलॉजी जो डिपार्टमेंट होता है आई का, वहां पे एक बार किसी कंसल्टेंट या डॉक्टर से बात कर लीजिए, वो आपको सारी चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। Hello, sir. Please take this question. Sir, many people on YouTube are constantly demotivating for not taking medical fields as a career, like very tiring career, not time for anything. And if you don't have any forefather, then you are completely destroyed. No jobs after MBBS. Literally, they are making us feel
that don't take this career. Sir, as 18 years old, I don't know anything about world and parents are free with me, but I don't have any clue about my life. Sir, please help. तो ये यूट्यूब के वीडियोस देखते रहते हैं जहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट करने वाले वीडियोस मिल रहे हैं मेडिकल साइंस को लेके। तो देखिए, मैंने पहले ही बोला है, आप बस एक लॉजिक का यूज़ कीजिए। मैं बताता हूँ। कुछ ही साल पहले की बात है कि यूपी में बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में इंजीनियरिंग की जो सीट्स थी वो खाली रह गई थी। मतलब काफ़ी सारी सीट्स पे इंजीनियरिंग में बच्चों ने एडमिशन लिया ही नहीं। इस ये दर्शाता है कि इंजीनियरिंग जो है अब सेचुरेशन आ गया उसमें, उसकी डिमांड कम हो गई है, इसलिए लोग उसमें नहीं जा रहे हैं। तो जिस दिन मेडिकल में ऐसा आ जाए, एमबीबीएस में ऐसा आ जाए कि एमबीबीएस कॉलेज की सीट्स खाली रहने लग जाए, प्राइवेट और गवर्नमेंट, तब आप समझ लेना कि एमबीबीएस के बुरे दिन आ गए। और आज की तारीख में, इवन मैं तो बोल रहा हूँ आज से 10-15 साल बाद भी ऐसा कभी नहीं होगा कि एमबीबीएस की सीट खाली हो जाएगी। आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, एमबीबीएस की सीट ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई नहीं उठाएगा। ठीक है। तो ये सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है ये पता करने का कि इसमें सेचुरेशन आया कि नहीं आया। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि आप उन यूट्यूबर्स के वीडियो देख लेते हैं जो कि फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जिन्होंने पता नहीं, तो जब भी आप किसी फ्रस्ट्रेटेड आदमी से बात करेंगे ना, कुछ किसी भी फील्ड का हो, वो निगेटिव ही बोलेगा। जैसे मेरा एक दोस्त था, वो आईटी रन था। अब वो जब भी मिलता है तो वो रोना रोता रहता है, हमेशा रोना रोता है कि यार मुझे जॉब पे जाता हूँ और मेरी 9 to 6 जॉब हो जाती है, कभी 9 to 7 हो जाता है, कभी कभी रात में बुला लेते हैं, इतना वर्कलोड रहता है कि उसकी सैलरी तो बहुत ज्यादा है, बट उसको वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है कि बोलता है चूस लेते हैं। वो बोलता है कि तुम अच्छे हो, तुम अपने हिसाब से जाते हो, बीच बीच में तुम्हें रेस्ट भी मिलता है। तो हर चीज के अपने नफा नुकसान है ना। तो इसलिए, बट अगर मैं इसलिए बोलता हूँ हमेशा इंटरेस्ट को देखो। अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में, आपको पैशन है, तो डेफिनेटली आप उस फील्ड में जाओ, वो अच्छा ही होगा। और आप नेगेटिव लोगों से दूर रहो, अपने पैशन को फॉलो करो और इन सब यूट्यूब के वीडियो पे ज्यादा ध्यान मत दो। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।